नमस्कार। एनजेडसीसी द्वारा करवाए जा रहे स्टोरी टेलिंग कार्यक्रम में मैं सोनिका भाटिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कमलेश भारतीय जी की कहानी, जो कि हरियाणा ग्रंथ अकेडमी में पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कहानी का नाम है एक ना एक दिन। तिमंजिले घर में कदम रखते ही उस दिन से पहले कभी भी इस तरह की डसती हुई निस्तब्धता से सामना नहीं हुआ था। ड्योढ़ी में या गली मोहल्ले के बच्चों के बीच खेल रहा नन्हा दीपू अंकल कहते हुए मुझे अपनी छोटी छोटी बाहों के घेरे में बांध लिया करता था। उसके गाल थपथपाता हुआ मैं उसे अपनी गोद में उठा लेता तो वह मेरी जेबों की तलाशी शुरू कर देता। जेबों में कुछ भी ना पाकर निराश हो वह उतरने के लिए मचलने लगता। तब मैं पूछता, क्या लोगे दीपू, टॉफी? उसकी चमकती हुई आंखों में मानो उत्साह का सागर लहराने लगता। तो लेते क्यों नहीं? मैं अपनी मुट्ठियों में दबाई हुई टॉफियां दिखाकर कहता। ज्यों ही वह टॉफियां उठाने को होता, मैं दोबारा मुट्ठियां कस कर बंद कर लेता और कहता, पहले एक मिट्टी दो। वह अपना गाल सामने कर देता। तब तक खिड़की में से झांकती भाभी प्यार भरा उल्हाना देती, बहुत हो लिया देवर जी, अब ऊपर आ जाओ, चाय के लिए बेशर्मी मत दिखाना, स्टोव जलाने जा रही हूँ। लेकिन उस दिन न दीपू गली में खेल रहा था, ना मुझे चौंकाने के लिए ड्योढ़ी के दरवाजे के पीछे छिपा था, ना ही खिड़की में से भाभी झांक रही थी। गमलों में फूल मुरझाए हुए थे, शायद उन्हें सींचा नहीं गया था। अंगूर की बेल के पत्ते भी मुझे काफी पीले से लग रहे थे, जैसे जैसे सारे घर की उदासी इकट्ठी होकर पत्तों पर आ गई हो। डरते डरते धीरज धरे पहली मंजिल पर पहुंचा। दोनों कमरों के दरवाजे बंद थे। इसका मतलब भाई साहब अपने मित्र डॉक्टर के यहाँ जा चुके थे और भाभी सफाई वगैरह से निपट चुकी थी। वैसे उस दिन से पहले एक कमरा हमेशा खुला मिलता था। एक अज्ञात आशंका धीरे धीरे जन्म लेने लगा। निस्तब्धता का डंक मेरे साथ साथ ही पहली मंजिल तक चला आया है। वह चुपचाप बैठी प्याज छील रही थी। मुझे देखकर भी शायद अनदेखा कर दिया था। प्याज छीलने में अभिनय की सीमा तक मग्न हो गई। पहले दिनों की तरह मेरे आने से उन्हें कोई खुशी नहीं थी आज। वह तो सब काम धाम छोड़कर आशीर्वाद देने भागती चली आती थी, एक साथ आशीर्वाद की झड़ी लगा देती थी। माँ, ओ माँ, मैं आदत से मजबूर चहकता हुआ बोला था। वह चौंक उठी, जैसे जैसे कहीं दूर से उन्हें मैं वापस खींच लाया हूँ। वहां से लौटने के दुख में वह सिसकने लगी थी। शायद मुझे लगा कि मैंने उनको बुलाकर बड़ी गलती की थी। वह अपने ख्यालों में खोई हुई ज्यादा अच्छी थी। रोते रोते उनकी आंख भर गई थी। क्या हुआ माँ, रोती क्यों हो? तुम्हारे भैया भाभी दीपू सब चले गए। इतना कहते कहते जिस दीवार के सहारे वे बैठी थी उसी के साथ अपना सिर टिकाकर बैठ गई। अरे तो क्या हुआ, हर साल छुट्टियों में जाते ही हैं। मैंने वही माना था, वही कहा। उसी दिन स्कूलों में छुट्टियां हुई थी और भाभी मायके जाने की तैयारी छुट्टियों से पहले ही किए रहती है। चली गई होंगी। छुट्टियों के दिन माँ इतनी ही उदासी में भरकर शुरू करती है। नहीं, छुट्टियां काटने नहीं, यहाँ से बिल्कुल चले गए हैं। कहाँ? मैंने एकाएक पूछा था। किराए के घर में। सच? हाँ, तभी तो। वह फिर सिसकने लगी थी। मैं नीचे के कमरों में सच जानने गया। देखा तो भैया भाभी वाले कमरे बिल्कुल खाली थे, सिवाय दीवारों के, जो उस रोज मुझे बहुत ऊंची लगने लगी थी। सिवाय खिड़कियों के, जो मेरे मन में बंद थी और पहली दफा पूरी तरह खुल रही थी। सिवाय अलमारियों के, जिनमें भावुकता बंद थी, और सारे कमरे में सच कुंडली मारे सर की तरह सिर उठाए फैला बैठा हुआ था।
उन्हीं खाली कमरों में मैं एक बारगी सिहार कर रह गया। शाम उतर रही थी। ऊपर माँ की सिसकियाँ जारी थी। मुझे लगा शाम के उतरने और सिसकियों की आवाज़ में कोई संबंध है, अनाम संबंध जिसे मैं कोशिश करने पर भी कोई नाम नहीं दे सकता। शायद शायद वे शाम पूरी की पूरी सिर्फ एक माँ के ही मन में उतर रही थी, जिसका बोझ ना संभाल पाने की वजह से उसे ढोते जाने की मजबूरी में वह रोए जा रही थी। बदहवास सा अनिर्णय की स्थिति में ही मैं सीढ़ियां उतरता गया। शायद खाली कमरों की अदृश्य घुटन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ड्योढ़ी से बाहर बिल्कुल सामने विक्की मिल गया, थका थका। अरे बीमार तो नहीं हो? कहाँ थे अब तक? यार सच कहूँ, बीमार होता तो ही अच्छा था, कहीं ज़्यादा बेहतर। क्यों? अरे ये भाग दौड़ उठा पटक मेरे हिस्से में तो ना आती। कैसी भाग दौड़? तुम्हें नहीं मालूम? क्यों? सुबह से भैया भाभी का सामान ढो रहा था, अब छुट्टी मिली है तो वहीं से आ रहे हो? हाँ आओ। मैं फिर उसके साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। शायद कमरों का खालीपन और घर की हर ईंट पर तैनात सूनापन मुझसे अधिक उसे खल रहा था, चुभ रहा था। हम सीधे ऊपर चढ़ते चले गए, खुली हवा में सांस लेने के लिए। बैठते ही मुझे ख्याल आया था कि विक्की के तो एग्ज़ाम चल रहे हैं। तुम्हारा अगला पेपर कब है? परसों। परसों? और बेवकूफ़ तुम सारा दिन सामान ढोते रहे। मेडिकल लिया है तो परसेंटेज का ख्याल तो करो। और क्या करता मैं? कहते कहते उसने मेरे दोनों कंधे झकझोर डाले। उसके सवाल कहीं भीतर तक उसे ही चीरते चले गए थे। चारों ओर अंधेरा, शायद शायद अंधेरा भी नहीं, एक अजीब किस्म की घुटन हम दोनों के बीच लटक गई थी, बदसूरत चमगादड़ की तरह। विक्की ने जेब से कंघा निकालकर बालों में से कुछ निकालने का बहाना शुरू किया था। फिर भी कहीं कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं निकाल पा रहा था। सॉरी, फील तो नहीं किया यार? अपने में लौटते हुए उसने मुझसे पूछा। मुझे उसका पूछना बिल्कुल बेमतलब लगा, उतना ही बेमतलब जितना अपना नहीं कहना। मैं चाय बनाकर लाता हूँ, फिर सैर के लिए चलेंगे, तब तक पिताजी भी आ जाएंगे। शायद मेरे सामने वह अपने को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मेरा जवाब सुने बिना ही वह सीढ़ियाँ उतरने लगा। पीछे जो वह अंधेरा छोड़ गया था, उसमें मैं उसकी टूटन का अनुमान लगाने लगा, टूटने की वजह ढूंढने लगा। यह टूटन सिर्फ भैया भाभी के चले जाने की वजह से नहीं थी। वह बढ़ते हुए अंधेरे और पढ़ाई के खर्च को लेकर भी, पिता के बुढ़ापे को लेकर भी, माँ की बढ़ती हुई बीमारी को लेकर भी, शायद बहन की शादी को लेकर भी थी। सिर्फ एक अंधेरा कितने हिस्सों में बिखर गया था और वह हर रोज़ की तरह कह रहा था, सॉरी, फील तो नहीं किया यार? हाँ, ये रोज़ की बात थी। हम सैर के लिए निकलते तो वह इतना ही थका हारा होता। उसके पास अपने को लेकर नहीं, सारे घर को लेकर कितनी शिकायतें होती। वह बताता जाता है कि कैसे सुबह वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था कि भाभी ने बेटे दीपू के लिए दूध लाने भेज दिया, कि वह किताबें उठाकर चलने ही लगा था कि भैया ने दीपू को भी स्कूल छोड़ते जाने का हुक्म सुना दिया था, कि वह जब कॉलेज से लौटा तो माँ और भाभी रूठी हुई अलग अलग कमरों में मुंह फुलाए बैठी थी। स्कूल से थकी मांदी लौटी बेचारी बहन चाय के कप के लिए कभी माँ के पास पहुँचती थी, कभी भाभी के पास, कि वह बैडमिंटन कोर्ट चलने के लिए रैकेट उठा ही रहा था कि भाभी ज़रूरी सामान की लिस्ट लेकर आ गई थी और वह बिना खेले सारी गेम्स हार गया था। कि इसी प्रकार छोटे बड़े कामों में सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते उसकी टांगें दुख गई हैं। फिर भी सैर करने आया है कि हवा में ठंडक है, कि इसके बावजूद उसे भैया भाभी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे पढ़ाने का, घर का बोझ उठाते चले जाने का ठेका नहीं ले रखा। इसीलिए वह खुश है और ठहाके लगाना चाहता है और
सॉरी, तुमने बोर तो महसूस नहीं किया यार? तुम्हारे साथ बात कर लेता हूँ अपना समझकर। विक्की से मेरी पहली मुलाकात ऐसी ही एक बोझिल शाम को हुई थी। मैं भाई साहब के पास ही आता था और लौट जाता था। मेरे लिए ड्राइंग रूम में एक सीट लगभग रिजर्व सी हो गई थी। ड्राइंग रूम, जहाँ हर घर की सारी खुशियाँ निचोड़कर केवल एक कमरे में सजा दी जाती हैं, और साथ ही साथ रंगीन पर्दों के दूसरी ओर सारे दुख, सारे तनाव छिपा लेने की कोशिश रहती है। इसी ड्राइंग रूम पर भाई साहब का अधिकार था। उस दिन पहली दफ़ा वह सारी कोशिश नाकाम होकर रह गई थी। कोई एक पर्दा अपने आप उठता चला गया था। उसके पीछे से विक्की का चेहरा नजर आया था, उदास, फिर भी सहज रहने की कोशिश में, एक और पर्दा उठाते हुए। यार, इस लड़के को जरा तुम भी समझाओ। भाई साहब झल्लाए स्वर में इतना ही कहकर अपने मित्र डॉक्टर के यहाँ चले गए थे। शायद इसलिए भी कि हमें बातचीत करने का मौका मिल सके, या इसलिए कि मैं भी उनकी तरह खूब उपदेश झाड़ सकूं। मैं और विक्की संग संग निकले थे, अपने अपने आग्रह लिए। बात उसकी पढ़ाई को लेकर थी। उसने मेडिकल लिया था और उसका डिवीजन भी अच्छा नहीं आया था। यहीं तक भाई साहब ठीक थे, और उनका सुबह शाम मगज खपाना भी मुझे उचित जान पड़ता था। इससे आगे विक्की के तर्क थे, जिन्हें पहले संदेह फिर प्रमाण के रूप में मैं सुनता रहा था। भाई साहब तो मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते। क्यों? मैं जो कह रहा हूँ वह बिल्कुल सच है। स्कूल में मेरी फीस चुकाते चुकाते वे थक चुके हैं। वे चाहते हैं कि मैं पिताजी के साथ दुकान पर बैठ जाऊं, तो हमेशा हमेशा के लिए महज एक दुकानदार बना रह जाऊं। इसमें उन्हें कौन सा फायदा होने वाला है? उनका बजट नहीं गड़बड़ाएगा। कुछ साल के लिए वे निश्चिंत हो सकेंगे। वह भी डॉक्टर की तरह फ्रिज ले सकेंगे, टीवी सेट लगवा सकेंगे, और इस सब के लिए हमें भूल सकेंगे, जैसे पिछले साल सिस्टर को भुलाया है। वह भी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन एक स्कूल टीचर बनकर रह गई। कभी भाई साहब अपने दीपू के लिए भी इतने ही क्रूर हो सकेंगे? लेकिन छोड़ो, मौसम अच्छा है, हम कोई और बात करें। मैं तो पढ़ूंगा ही। तुमने फील तो नहीं किया? विक्की चाय ले आया था। इस बीच अंधेरा और अधिक गहरा गया था, जिसमें धीरे धीरे माँ की सिसकियाँ दम तोड़ रही थी। आखिर नीचे सिर्फ एक मौन रह गया था, जो उन सिसकियों की आवाज़ से भी अधिक भयभीत करने वाला था। माँ को भी चाय दे आए ना? हाँ, चारपाई के नीचे एक कप तो रखा आया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वह पी लेंगी। क्यों? वे तो सारी बत्तियां गुल किए सिरहाने पर सिर रखे रोती जा रही थी। चल, पहले उन्हें ही देख कर आते हैं। वही कमरा था जहाँ रोज इस समय दीपू की शरारतें, दीपू की किलकारियाँ, माँ के रूठने, दीपू के मनाने के नाटक खेले जाते थे। आज उस कमरे में केवल माँ थी, और वे अपने उसी कमरे के अंधेरे में ही समेटे रहना चाहती थी। माँ, ए माँ! वह खामोश ताकती रही। माँ, रोकर क्या हो जाएगा? भैया भाभी लौट आएंगे। माँ जैसे तैसे उठ बैठी। उन्होंने धोती के पल्लू से पहले अपने चेहरे को पोंछने की कोशिश की। विक्की तौलिया ले आया और पीने के लिए पानी भी। अब तो नहीं रोएगी ना माँ? विक्की ने बड़े भोलेपन से पूछा। माँ एक रुआंसी मुस्कान मुस्कुरा दी। लगा वह कह रही हो, मुझसे हल्का होने का यह आसान सा तरीका भी छीन लेना चाहते हो। आज मंदिर दिया बत्ती करने नहीं जाएंगी? विक्की ने कप उठाते उठाते पूछा। उस बेचारे को क्या मालूम था कि ऐसे समय में उसका सीधा साधा प्रश्न भी माँ को दोबारा उसी स्थिति में पटक सकता है। माँ, जो मुश्किल से आंसू थामे थी, अब संभाल न सकी उनका भार, और वे उनकी गोद में गिरने लगे। माँ रोज दीपू को गोद में लेकर मंदिर जाती थी, और आज बेटा, सभी पूछेंगे कि तुम्हारी बहू छोड़कर क्यों चली गई। क्या जवाब दूंगी? विक्की का चेहरा एकाएक बूढ़ा हो गया। माँ, तुम मंदिर जाओ, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? तू क्या जाने? मैं सब जानता हूँ। कौन पूछेगा? यह पड़ोस वाली राम प्यारी,
जिसके अपने दोनों बेटे भी इसी शहर में अलग अलग रह रहे हैं? सामने चौबारे वाली विद्यावती पूछेगी, जिसका अपना इकलौता बेटा ब्याह के दूसरे दिन ही अलग बसने लगा था। आज हर घर की यही राम कहानी है। कोई भी घर अंदर से घर नहीं है, सभी घर ईंट गारा रह गए हैं। सो मैया मोरी। और विक्की ऊपर से चहकते हुए माँ के गले लग गया था। माँ उसका दिल रखने के लिए मुस्कुरा भी दी थी, साथ ही दिया बत्ती करने के लिए भी तैयार हो गई थी। इस पर भी विक्की माँ के साथ साथ रसोई तक पहुँच गया था, दिया बत्ती बनाने में हाथ बटाने। उस क्षण मुझे एक बार फिर वह वक्त से पहले कहीं बूढ़ा लगा था। बर्फ सा पिघल पिघल बह आया था। ये ठंडापन इस घर में 1-1.5 साल पहले भी ऐसे ही एक कमरे से दूसरे कमरे तक फैल गया था। उस वक्त की नज़ाकत भांपकर पहली बार विक्की के चेहरे पर बुढ़ापे की क्षीण रेखा खिंच आई थी। नीचे ड्राइंग रूम में बूढ़े पिता और भाई साहब में जोरों की बहस जारी थी, जो घर के किसी भी कोने में सुनी जा सकती थी। ऊपर छत पर एक कोने में माँ थी, सहमी सहमी, जैसे बीच आधी रात में उनका कोई स्वप्न टूट गया हो और वे उसे पूरा न देख सकने की वजह से घबराई हुई इधर उधर ताक रही हो। दूसरे कोने में गुड़िया थी, अपने नाम को सार्थक करती हुई बिल्कुल बेजान। दोनों चुप, नीचे से आ रही आवाज़ों के शोर में डूबी हुई थी। शंकर ने, जो भाई साहब से छोटा था, जिसे सभी छोटे महाराज कहकर पुकारते थे, घर से अलग होने की घोषणा कर दी थी। उस घोषणा का प्रमाण था कि उसने हर महीने केवल 150 रुपया देना स्वीकार कर बाकी सारे रिश्ते समेट लिए थे। दोनों मियाँ बीबी कमाऊ थे, दिल्ली में रहते थे, वहीं के होकर रह गए थे और सुखी होना चाहते थे। केस भाई साहब का भी वही था, इसीलिए वह भी पिता से अलग होने की मांग रखने के साथ साथ अब तक अपने को घर से जोड़े रखने को अपनी मूर्खता सिद्ध करते जा रहे थे और अपने और भाभी को कोल्हू का बैल मान रहे थे, जो सुबह से लेकर शाम तक खटने के बाद भी मामूली प्रैक्टिस वाले डॉक्टर से अधिक हैसियत नहीं रखते थे। सच तो यह है कि उनकी आंखों में भी एक आकाश था। पिता बार बार अपनी विवशताएं गिना रहे थे, कभी विक्की के भविष्य की रूपरेखा सामने रखते तो कभी माँ की बीमार हालत का हवाला देते, जो सारी बातें किसी भी तरह भाई साहब से छिपी ना थी। इसके बावजूद भाई साहब अपनी मांग पर अटल थे और पिता हारे सेनापति की तरह बारी बारी अपने सभी शस्त्र कटवाने के बाद केवल मूठ के रूप में एक समझौता बचाए हुए थे। आखिर वे पूरी तरह हार कर रह गए थे और केवल यही समझौता मान्य हो सका था कि भाई साहब इसी घर में अलग रहेंगे, ताकि किसी एक बेटे के सुख में ना सही लेकिन उसके दुख में तो पिता शामिल हो सकेंगे। आज शायद वह समझौता भी टूट गया था। माँ स्वप्न में टूटने को सह ना पाने की वजह से सिसकने लगी थी और गुड़िया की आंखों में भी गीलापन उतरने को आतुर था। तब विक्की ने कहा था, माँ, कुछ भी तो गलत नहीं हुआ। जिस समय घर की एक ईंट उखड़ती है, ठीक उसी वक्त दूसरी ईंट विद्रोह शुरू कर देती है। इसीलिए माँ, तू भी चूल्हा चौका संभाल, कुछ खिला पिला, ये तो होता ही आया है। और वे खाना खाने की झूठी जिद में माँ को आज की तरह ही रसोई में साथ साथ खींच ले गया था। माँ और विक्की रसोई से निकल आए थे। माँ के चेहरे पर एक थकी थकी मुस्कान उभर आई थी, जो विक्की की खुशामदों का परिणाम थी। तुम यहाँ बैठो, मैं तो माँ को मंदिर तक छोड़कर आता हूँ, तब तक पिताजी भी लौट आएंगे, फिर हम चलेंगे। तुम जानते हो ना, आज मुझे सैर की तुम्हारे साथ की कितनी। मेरा हाथ दबाकर वह माँ के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। माँ जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतरती चली गई, मुझे लगता रहा कि वह अपने को बहलाने मात्र के लिए आज मंदिर जा रही है। रोज दीपू रसोई के वक्त भाभी को तंग करता था, इसीलिए माँ उसे बहलाने जैसे तैसे मंदिर ले जाया करती थी। पर आज से एक नया क्रम शुरू हो रहा है, अपने को ही बहलाने फुसलाने का। पिता दुकान से लौट आए थे। शायद उन्हें भैया भाभी के चले जाने की बात भूल गई थी और वह रोज की तरह दीपू के लिए थैले में मीठी गोलियों का पैकेट
भी डाल लाए थे। आते ही उन्होंने दीपू को आवाज़ दी, लेकिन जब उनकी अपनी ही आवाज़ खाली कमरों में भटकने के बाद आहत होकर लौट आई, वे समझ गए कि आज वे पहले से अधिक भुलक्कड़ हो गए हैं। गुड़िया ने, जो इस बीच लौट आई थी और नीचे स्टडी में ही जम गई थी, आकर पिता के कमज़ोर कंधों से थैला उतार लिया और उसे रसोई में पहुंचाने ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। अभी मुश्किल से ही 2-3 सीढ़ियां ही पार कर पाई होगी कि उसे पिता की आवाज़ सुनाई दी। वह आदत के मुताबिक कह रहे थे, बेटी ज़रा वो ट्रांजिस्टर तो लाना, ताज़ा समाचार ही। गुड़िया में लौटकर जवाब देने की शक्ति नहीं रह गई थी और ना ही जो ताज़ा समाचार वह सुनने जा रहे थे उसके बाद उनके झुर्रियों से लदे फदे चेहरे पर उभरने वाली प्रतिक्रिया देख सकती थी। इसीलिए उसने वहीं से अटक अटक कर कहा, पापा ट्रांजिस्टर तो भाई साहब। ओह अच्छा। और उनका स्वर डूबता चला गया। सहज होकर उन्होंने गुड़िया को आवाज़ देकर पानी मांगा और उसके पानी ले आने पर उसे समझाते हुए बोले, भैया के जाने से जो कमरे खाली हुए हैं उनमें से एक में विक्की की कुर्सी मेज़ लगा दो, आराम से पढ़ाई लिखाई तो कर सकेगा। यह एक ऐसा ठंडा व सख्त फैसला था जिसमें कल विक्की के चले जाने पर भी वे कह सकते थे, अब इन कमरों को किराए पर उठा दो। ये थी कमलेश भारती द्वारा लिखी कहानी एक ना एक दिन। साथ रहने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के साथ मैं एक प्रेरक प्रसंग भी प्रस्तुत करना चाहूँगी जिसे लिखा है वर्षा खनकवाल जी ने। उनका टॉपिक है आई लव यू लाइफ। 5 वर्षीय पुत्र अपने पिता के साथ पहली बार पहाड़ों की सैर पर गया था। अचानक गिर जाता है, उसे बहुत चोट लगती है और वह जोर से चिल्लाता है, आई। वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है जब वह पहाड़ों में अपनी ही आवाज़ को गूंजते हुए सुनता है, आई। इसके पहले कभी उसने गूंज नहीं सुनी थी। उत्सुकतावश वह पूछता है, अरे तुम कौन हो? विस्मय से भरकर वह चिल्लाता है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। आवाज़ जवाब देती है, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह गुस्सा होकर चीखता है, डरपोक कहीं के, सामने आओ, छुपे क्यों हो? फिर से उसे प्रत्युत्तर मिलता है, डरपोक कहीं के, सामने आओ, छुपे क्यों हो? बेटा अपने बाप की ओर देखकर पूछता है, ये सब क्या हो रहा है पापा? उसके पिता मुस्कुराते हुए धीमे से बोलते हैं, बेटा जरा ध्यान देना। फिर वे जोर से बोलते हैं, तुम बहुत सुंदर हो। और आवाज उत्तर देती है, तुम बहुत सुंदर हो। वे कहते हैं, आई लव यू लाइफ। जवाब आता है, आई लव यू लाइफ। छोटा भाई आश्चर्यचकित होता है, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आता। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि इसे प्रतिध्वनि कहते हैं और वास्तव में ऐसी ही जिंदगी है। जीवन तुम्हें वही सब कुछ वापस करता है जो तुम सोचते, बोलते और करते हो। जीवन हमारे भावों एवं कर्मों का प्रतिबिंब है। यह नियम हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होता है। गीत गाओगे तो गीतों की वर्षा हो जाएगी तुम पर, गालियां दोगे तो गालियों की बौछार भी हो जाएगी। प्रेम देने वाले को प्रेम और घृणा करने वाले को घृणा मिलती है। जीवन हमें वह सब लौटाता है जो हमने उसे दिया है। तुम्हारा जीवन एक संयोग नहीं है, ये तुम्हारा ही एक प्रतिबिंब है। यदि इसे बदलना चाहते हो तो खुद को परिवर्तित करो। धन्यवाद।